जय हिंद दोस्तों। काल एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। अगला जो टॉपिक मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ कर्नाटक युद्ध में। इससे पहले हमने देखा कि किस प्रकार पुर्तगाली जो है भारत में आए और किस तरह से व्यापार करके गए, जिससे उनको काफ़ी मुनाफा हुआ। धीरे धीरे उनको लगा कि नहीं, भारत हमारे लिए फ़ायदेमंद है, इसलिए भारत पर उन्होंने राजनीतिक प्रभाव डालने शुरू कर दिया और बहुत जगह अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित की। फिर यहाँ पर डच आए, डच ने भी वही वही प्रक्रिया अपनाई। हमने डच का भी काफ़ी विस्तार से अध्ययन किया और आज आप लोगों के सामने हम देखेंगे कि किस प्रकार कर्नाटक युद्ध में जो है फ्रांसीसी और अंग्रेज जो है एक दूसरे के सामने आए। साथ ही साथ अंग्रेजों को भी लगने लगा कि भारत जो है बहुत ही फ़ायदेमंद का जगह है, जहाँ पर हमें बहुत मुनाफा हो सकता है। फ्रांसीसी भी उन्होंने भी ऐसा सोचा कि फ्रांस में जितना भी व्यापार फ्रांस अगर यहाँ भारत से करेगा तो उन्हें भी मुनाफा होगा। साथ ही साथ अब दोनों ने राजनीतिक प्रतिद्वंदिता भी स्टार्ट हो गई। इसका मतलब कि अब उनको लगने लगा कि राजनीतिक भी यहाँ पर अगर किया जाए तो हम यहाँ विस्तार कर सकते हैं और एकाधिकार यहाँ पर स्थापित कर सकते हैं। अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनी जो है एक दूसरे में अब लगने लगा कि हम कोई एक ही जो है यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपना एकाधिकार स्थापित कर सकते हैं, जिससे व्यापार में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। तो व्यापार में लाभ पाने के लिए निश्चित एक अधिकार की स्थापना करनी पड़ेगी। एकाधिकार तो ऐसे कोई देगा नहीं कि भाई ठीक है भाई, फ्रांसीसी कहेगा कि अंग्रेज आप यहाँ एक अधिकार स्थापित करिए, अंग्रेज फ्रांसीसी कैसा करने वाला तो है नहीं। तो दोनों के बीच होना क्या है, निश्चित है कि लड़ाई होनी है। तो प्रतिद्वंदिता होने के कारण एक दूसरे के लिए काफ़ी मुश्किल हो गया यहाँ पर सरवाइव करना, जिसके लिए दोनों अंग्रेज और फ्रांसीसी अब क्या होंगे, युद्ध में शामिल होंगे। व्यापार से लाभ तो बहुत ज़्यादा है, सबको पता चल गया पुर्तगाली आने के बाद से ही। इसीलिए अब ये लोग एकाधिकार के लिए एक दूसरे से लड़ाई करना स्टार्ट किए। निश्चित है कि उसके अलावा देखा उन्होंने कि हाँ, राजनीतिक अगर नियंत्रण स्थापित कर लिया जाए, जिससे हमें क्या होगा कि खासकर कि एकाधिकार में काफ़ी मुनाफा होगा। अब क्या हो, बस यहाँ पर सिर्फ अब विस्तार ही नहीं रह गया, अब इन्होंने गृह युद्ध को भी बुलावा दे दिया। उनको लगने लगा कि नहीं, गृह युद्ध में क्या है, जितने भी यहाँ पर लोकल राजा थे उनसे एक दूसरे को गठबंधन, और एक दूसरे से गठबंधन से क्या होगा कि एक दूसरे से लड़ाई करने में और सैनिक और साथ ही साथ जो इन्वेस्टमेंट है उसको उनसे फायदा होने में काफ़ी सुगड़ा होगा ना। तो आगे देखते हैं कि कैसे शुरुआत हुआ है कर्नाटक युद्ध का। तो जो कर्नाटक युद्ध था वो यूरोप में ही स्टार्ट हो चुका था, यूरोप में इसका शुरुआत हुआ था। उसी के कारण उसको भारत में भी अलग अलग जगहों पर क्या हुआ, युद्ध को देखना पड़ा। इसका मतलब कि कर्नाटक युद्ध का शुरुआत कहाँ, यूरोप में ही पहले हो चुका था। ये क्या था, तो उत्तराधिकारी के कारण हुआ था, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के कारण वहाँ पर हुआ था कि कौन ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी बनेगा। 1940 में ही शुरू हुआ था। उससे पहले हम देखेंगे कि फ्रांसीसी का भारत में कहाँ कहाँ मुख्यालय था। मुख्यालय तो एक था पांडिचेरी। तो यहाँ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फ्रांसीसी का जो है मुख्यालय कहाँ था भारत में। तो उस समय फ्रांसीसी का जो मुख्यालय था वो हमारा था पांडिचेरी में। उसके अलावा और भी जगह वहाँ पर थे कि जैसे मसूलीपट्टनम हो गया, करिकल हो गया, माही हो गया, सूरत हो गया, और चंद्रनगर में भी क्या था, फ्रांसीसी का जगह था, जहाँ पर उन्होंने अपनी अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित कर ली थी। बात करें अंग्रेजों का तो मद्रास, बम्बई और कलकत्ता में उनका मुख्य केंद्र था, जहाँ से वो लोग क्या करते थे, बिजनेस अपना चलाते। तो हमने देख लिया कि फ्रांसीसी का जो मुख्यालय कहाँ था, पांडिचेरी था। उसके अलावा मसूलीपट्टनम, कारिकल, माही, सूरत, चंद्रनगर, ये सारी जगह पर उन्होंने अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित की थी। वहाँ से वो क्या करते थे, कंट्रोल करते थे। अंग्रेज का हमने देखा मद्रास, बम्बई, कलकत्ता में मुख्य उनका केंद्र था। और अब पढ़ेंगे कर्नाटक का प्रथम विश्व युद्ध। विश्व युद्ध नहीं कहेंगे, कर्नाटक का प्रथम युद्ध है ये। 1746 से 1748 में ये लड़ा गया था। एक्चुअली हुआ क्या था कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी जो थे उसके कारण यह युद्ध यूरोप में हुआ था। वहाँ तो आराम हुआ, लेकिन इसका विस्तार कहाँ, भारत तक पहुँच गया। भारत में 1746 में क्या हुआ कि ये शुरुआत इसकी हुई। अंग्रेज के जो नेतृत्व में कौन कर रहे थे, वॉरनॉट कर रहे थे। अंग्रेजों का नेतृत्व उसमें कौन कर रहे थे, वॉरनॉट। उन्होंने क्या किया था कि फ्रांसीसी एक जलपोत को पकड़ लिया था। फ्रांसीसी एक जलपोत था, उनको पकड़ लिया था। तो निश्चित है कि अगर किसी दूसरे कंट्री के जलपोत को आप पकड़ोगे, उसको नुकसान पहुंचाओगे, तो युद्ध तो होना ही था। तो फ्रांसीसी जलपोत किसने पकड़ा, तो वॉरनॉट में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस समय अंग्रेजी का नेतृत्व कौन, वॉरनॉट कर रहा था। और जो फ्रांसीसी थे उनके जो गवर्नर कौन थे, डुप्ले थे। डुप्ले काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रांसीसी गवर्नर कौन था, डुप्ले था, जो पांडिचेरी का क्या था, हेड था। इन्होंने देखा कि भाई अब तो अंग्रेज अगर हमें नुकसान पहुंचा रहा है तो निश्चित है कि अंग्रेजों को अब इसका जवाब तो देना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया
कि जो जवाब देना था उसको लगा कि नहीं, हम अकेले क्या कर सकते हैं कि ये वॉरनॉट को हरा नहीं सकते। अंग्रेज के पास सेना अच्छी थी और साथ ही साथ उनके टेक्नोलॉजी थोड़े हाई थे। तो फ्रांसीसी जो गवर्नर था डुप्ले, उन्होंने क्या किया, मॉरिशस के गवर्नर से आग्रह किया। उस समय मॉरिशस का जो गवर्नर था लॉ बोर्डेने था। लॉ बोर्डेने से उन्होंने सहायता मांगी कि आप हमें हेल्प कीजिए, आप हमें सहायता दीजिए। तो 3000 सैनिक लेकर कोरोमंडल तट के पास, मद्रास के कोरोमंडल तट के पास क्या हुआ, लॉ बोर्डेन आगे की ओर बढ़ा। हाँ, तो कोरोमंडल के तट के पास जाने के लिए वो आगे बढ़ा। रास्ते में उन्होंने अंग्रेजी नौसेना को भी उन्होंने क्या किया, पराजित किया लॉ बोर्डेन ने। 21 सितंबर को वो क्या हुआ कि मद्रास पर आक्रमण करके मद्रास को आत्मसमर्पण करने के लिए उन्होंने मजबूर किया। किसको मजबूर किया, तो अंग्रेजों को मजबूर किया। और मद्रास अब किसके अंदर में आ गया, तो हमारे लॉ बोर्डेन ने। कहीं ना कहीं डुप्ले इससे खुश तो हुआ, लेकिन क्लाइव उसी समय जो अंग्रेज का जो एक गवर्नर था क्लाइव, उसको ये क्या किया गया, युद्धबंदी बना दिया गया। सोचिए, और भी युद्धबंदी बनी, साथ में क्लाइव को क्या किया गया, युद्धबंदी बना दिया गया। बट बोर्डेने का कोई ऐसा मकसद नहीं था कि यहाँ पर आकर अपना राजनीतिक नियंत्रण करना है कुछ। तो वो बस चाहता था कि वहाँ से हमें पैसा मिल जाए, हमें मुनाफा मिल जाए, हम चले जाए, क्योंकि वो पहले ही से मॉरिशस का गवर्नर था। तो बोर्डेन ने क्या किया कि अंग्रेजों से पैसा ले लिया और साथ में क्या किया कि उसको मद्रास को रिटर्न कर दिया अंग्रेजों को। लेकिन उसी समय डुप्ले जो था वो कहा कि ना, इतना से हमारा काम नहीं चलेगा, हमें तो कुछ और भी चाहिए, हमें तो पूरा राजनीतिक नियंत्रण चाहिए। जिसके कारण जैसे ही यहाँ से बोर्डेने गया, बोर्डेने यहाँ से रिटर्न हुआ, डुप्ले ने क्या किया, फिर से वहाँ पर आक्रमण कर लिया। अब क्या, अंग्रेजों की स्थिति तो अच्छी थी नहीं, जिसके कारण डुप्ले ने आसानी से क्या कर लिया, मद्रास पर कब्जा कर लिया। इसके बाद क्या हुआ कि जो ये युद्ध है, अगर देखा जाए तो मतलब तो अंडर में आ गया, डुप्ले जीत लिया, मद्रास को अपने अंडर कर लिया। लेकिन देखा जाए तो यह युद्ध जो है मूल रूप से सेंट टोमे की युद्ध के लिए प्रसिद्ध था। सेंट टोमे की युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्नाटक प्रथम विश्व का जो स्मरणीय जो युद्ध है कौन सा है, तो सेंट टोमे के युद्ध। सेंट टोमे के युद्ध के लिए यह स्मरणीय है, जो 1744 से 1749 के बीच में ये हुआ था। हुआ क्या था कि जो फ्रांसीसी सेना है, उस समय के जो फ्रांसीसी सेना है, उन्होंने देखा कि फ्रांसीसी सेना का डुप्ले जो था वो जीत लिया, मद्रास अपने अंडर कर लिया। लेकिन उसी समय कर्नाटक के नवाब जो है अनवरुद्दीन, उनसे युद्ध के पहले समझौता हुआ था कि अगर आप जीत जाते हैं तो आप मद्रास कर्नाटक के अनवरुद्दीन को दीजिएगा। लेकिन डुप्ले तो था महत्वाकांक्षी, उनको लगने लगा कि नहीं यार, हमने जीता तो मैं क्यों रिटर्न करूं। तो ये डुप्ले ने क्या किया कि ये जो मद्रास को रिटर्न करने से मना कर दिया कि हम मैं दूंगा नहीं, ये हमारी राजनीतिक प्रॉपर्टी हो गई है। जिसके कारण कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन जो है ये काफ़ी गुस्सा हो गया। उन्होंने बोला कि आपने तो मुझे धोखा दिया, ठीक है धोखा दिया तो ओके, हम लड़ते हैं, हम कोई कमजोर थोड़ी हैं आपसे। तो वो क्या किया, युद्ध में शामिल हुआ। वो युद्ध क्या हुआ, सेंट टोमे के युद्ध के नाम से जाना जाता है। सेंट टोमे के जो फोर्ट है उसके नज़दीक ये लड़ा गया था। फ्रांसीसी सेना और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के बीच में युद्ध हुआ। उसी समय बात किया जाए, कैप्टन पैराडाइज जो है, फ्रांसीसी सेना जो है 230 फ्रांसीसी सैनिक और 700 भारतीय सैनिक के साथ इसी सेंट टोमे के युद्ध में लड़ा। कितना था, तो कैप्टन पैराडाइज जो था नाम था उस समय, जो सेना का अधिकारी था कैप्टन पैराडाइज फ्रांसीसी सैनिक था। उसने 230 फ्रांसीसी सैनिक, यानी फ्रांसीसी सैनिक उस समय 230 थे और 700 भारतीय सैनिक के साथ लड़ा। उस समय जो कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन का जो सैनिक का जो हेड था वो महफूज खां था, ये नेतृत्व कर रहा था। उसके पास 10,000 भारतीय सेना थे, जो अडियार नदी और सेंट टोमे के पास, अडियार नदी के एक सेंट टोमे जगह, वहां पर क्या हुआ, युद्ध लड़ा, जिसमें क्या हुआ कि ये जो फ्रांसीसी सेना हार गया। ठीक है, इसमें जैसे, लेकिन फिर क्या हुआ कि बीच में संधि भी हुआ, पूरी तरीके से हारा नहीं था एक्चुअली, ये दोनों के बीच युद्ध ही हो रहा था। साथ ही में क्या हो गया, उसी समय यूरोप में क्या हुआ, युद्ध बंद हो गया। हमने देखा था कि शुरुआत क्या हुआ था, यूरोप के युद्ध से हुआ था, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी से हुआ था। जैसे ही यूरोप में युद्ध बंद हुआ तो ये भी कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध था ये भी समाप्त हो गया। यूरोप में युद्ध बंद होते हुए यहाँ का भी युद्ध समाप्त हो गया और दोनों के बीच में एक संधि हुई, जिसे ए ला सापले की संधि कहा जाता है। कौन सा संधि कहा जाता है, तो ए ला सापले की संधि कहा जाता है। इसमें 1748 ईस्वी में संधि हुई थी। तो यहाँ क्वेश्चन आ जाता है कि कर्नाटक के प्रथम युद्ध
जो हुआ था उसमें संधि कौन सी हुई थी, तो ए ला सापले की संधि हुई थी। इसमें मद्रास को पुनः अंग्रेजों को रिटर्न कर दिया गया था। ये तो बात हुआ कर्नाटक का प्रथम युद्ध। उसके बाद कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1748 में कर्नाटक का प्रथम युद्ध खत्म हुआ। 1749 में फिर से कर्नाटक का द्वितीय युद्ध स्टार्ट हुआ। यहाँ कुछ कहानियां अलग थी। आसफ जाह जो था वो उसकी मृत्यु हुई। तो बात किया जाए जो आसफ जाह है तो था कौन, ये दक्कन में, अगर दक्कन का देखा जाए तो दक्कन का बहुत बड़ा राजा था। इन्होंने खुद की स्वायत्ता प्राप्त कर ली थी। आसफ जाह बहुत पावरफुल था, लेकिन जैसे ही इसकी मृत्यु हुई डुप्ले सोचा कि अब तो आसफ जाह चला गया, तो अब हमें क्या करना चाहिए कि उस दक्कन के राज्य को शायद अगर मैं युद्ध करूं तो विजय प्राप्त कर सकता हूं। तो आसफ जाह का जो पुत्र था नासिर जंग था। आसफ जाह का जो पुत्र था नासिर जंग था, लेकिन उसका भतीजा जो था मुजफ्फर जंग, वो क्या कहता था कि नहीं, उसका ओरिजिनल उत्तराधिकारी मैं हूँ, जो भतीजा था। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए पुत्र है तो निश्चित उत्तराधिकारी तो इन्हीं को होना चाहिए। लेकिन मुजफ्फर जंग जो कहता था कि नहीं, मैं ओरिजिनल उत्तराधिकारी, और वो नासिर जंग को चुनौती दिया। साथ ही साथ कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन तथा उसके बहनोई चंदा साहब के बीच में भी युद्ध होता था। हमेशा किसी ना किसी वजह से एक दूसरे के, एक जो चंदा साहब कहते थे कि मैं ही कर्नाटक का नवाब रहूंगा। ये चंदा साहब पावरफुल थे, जिन्होंने अनवरुद्दीन को हमेशा चुनौती देते थे। हमने दो कंडीशन देखा कि जो दक्कन का जो है उसमें आसिफ जाह की मृत्यु जैसे हुई, डुप्ले आगे बढ़ा, लेकिन उसका जो पुत्र नासिर जंग था वो क्या बना, उत्तराधिकारी बना। लेकिन उसकी चुनौती कौन दी, तो मुजफ्फर जंग ने दी, जिसका भतीजा था आसफ जाह का भतीजा। जिसके कारण उसके अलावा कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन तथा उसका बहनोई चंदा साहब के बीच में युद्ध हुआ। युद्ध तो आगे हुआ, लेकिन उस समय डुप्ले ने क्या देखा कि डुप्ले देखा कि ये दोनों जो अगर बैठा हुआ जो सत्ता पर है, अगर इसको हम चुनौती दे दे, हरा दे, तो जो हमारे प्रतिद्वंदी है वो डुप्ले के साथ में आ जाएंगे। तो डुप्ले ने मुजफ्फर जंग और चंदा साहब का साथ दिया। निश्चित साथ देना, क्योंकि ये दोनों तो सत्तारूढ़ है। सत्तारूढ़ होने के कारण निश्चित पहले से ही पावरफुल, अगर हम कमजोर का साथ देंगे तो भविष्य में हमें फायदा होगा। जिसके कारण इन्होंने क्या किया, डुप्ले ने मुजफ्फर जंग और चंदा साहब को साथ दिया। ये दोनों क्या हुआ, वेल्लोर के समीप अम्बुर के स्थान पर अनवरुद्दीन को मार दिया। ठीक है, कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को मार दिया। ये दोनों मिलकर मुजफ्फर जंग और चंदा साहब और साथ ही साथ डुप्ले, फ्रांसीसी जो था वो डुप्ले, उन्होंने तीनों ने मिलकर वेल्लोर के समीप अम्बुर के स्थान पर क्या किया, अनवरुद्दीन को हरा कर मार डाला। उसी के साथ में दिसंबर 1750 में नासिर जंग की भी युद्ध लड़ते लड़ते मृत्यु हो गई। नासिर जंग भी चला गया हमारा, और ये अनवरुद्दीन भी चला गया। किसका सरकार आ गया, तो मुजफ्फर जंग और चंदा साहब का आ गया। 1751 में चंदा साहब को क्या बनाया गया, कर्नाटक का नवाब बना दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, अनवरुद्दीन जो था उसका पुत्र मोहम्मद अली था। मोहम्मद अली, लेकिन मोहम्मद अली थोड़ा सा बेटर था। वो समझता था कि किस प्रकार से हमें आगे सत्ता चलानी है। लेकिन फिर भी क्लाइव उस समय जो था वहाँ का जो सैनिक था, सैनिक का हेड था, वो क्या किया, मात्र 210 सैनिकों से कर्नाटक की राजधानी अड़काउट को जीत लिया। अब यहाँ आया अंग्रेज। उधर अभी तक चलता आ रहा था क्या, फ्रांसीसी, लेकिन यहाँ जैसे ही अंग्रेज आया क्लाइव ने क्या किया, मात्र 210 सैनिक से कर्नाटक की राजधानी अड़काउट पर जीत हासिल कर ली। तब यहाँ कर्नाटक का जो नवाब जो था चंदा साहब का पोल खुल गया कि भाई इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है, जो मात्र 210 सैनिक लेकर क्लाइव जो है अड़काउट पर, वो भी राजधानी पर जीते, तो क्या चंदा साहब का क्या पावर है। तो चंदा साहब को बाद में क्या किया, तंजौर का एक राजा था, उसने उसको चंदा साहब को भी मार डाला। चंदा साहब भी चले गए। इसके बाद तिरुचिरापल्ली में फ्रांसीसी से डुप्ले का सर्वनाश हो गया। फ्रांसीसी को क्या हुआ कि अंग्रेजों ने बुरी तरीके से पराजित किया तिरुचिरापल्ली में। तब समझ में आ गया फ्रांसीसी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उसको भी हराया जा सकता है। तो अंग्रेज का थोड़ा धीरे धीरे क्या वर्चस्व बढ़ता जा रहा था, और डुप्ले जो है धीरे धीरे डाउन होता था। तो वहाँ के जो बिजनेसमैन थे, जो यहाँ कंपनी बैठी थी फ्रांसीसी कंपनी, उनको लगा कि ये डुप्ले काफ़ी हमें नुकसान दिया, बहुत नुकसान दिया, जिसके कारण डुप्ले को वापस बुला लिया गया। डुप्ले को वापस बुला लिया गया। उसके जगह 1754 ईस्वी में गोडेहू जो है उसके जगह भेजा गया। किसके जगह भेजा गया, तो डुप्ले के जगह भेजा गया। डुप्ले का उत्तराधिकारी कौन सा, गोडेहू हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डुप्ले का जो उत्तराधिकारी 1754 में गोडेहू बना, और 1755 में लास्ट में यहाँ पर संधि हुई। ये संधि में कर्नाटक का द्वितीय विश्व को समाप्त कर दिया गया। इसके बाद हम कुछ फ्रेंच
फ्रांसीसी के बारे में पढ़ेंगे। फ्रांसीसी की शुरुआत कैसे हुई, कैसे कैसे ये भारत में अपना वर्चस्व स्थापित किया और साथ में युद्ध भी लड़ा, युद्ध भी जीता। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना, जो फ्रांसीसी कंपनी काफ़ी उच्च स्तर पर गई थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं युद्ध लड़ते लड़ते किसी भी देश या किसी भी कंपनी के लिए युद्ध जो होता है घातक ही सिद्ध होता है, जिसके कारण क्या हुआ कि फ्रांसीसी को लगा कि नहीं भाई जो कंपनी है कि हमें काफ़ी नुकसान हो रहा है, जिसके कारण डुप्ले को बुलाना ही फ्रांसीसी जो कंपनी था या फ्रांसीसी जो राज्य भारत में चल रहा था उसका नुकसान हुआ, क्योंकि डुप्ले जो था काफ़ी पावरफुल और काफ़ी सोच समझ वाला व्यक्ति था। डुप्ले के कारण ही जितना भी राजनीतिक विस्तार हुआ भारत में सिर्फ डुप्ले के कारण, लेकिन शायद हो सकता है कि सिर्फ कंपनी को पैसा चाहिए था, जिसके कारण डुप्ले के महत्वाकांक्षा को वो समझ नहीं पाया और उसने क्या किया कि डुप्ले को बुला लिया। गोडेहू के बारे में हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। तो किस प्रकार आपका कर्नाटक युद्ध आपको क्या समझ में आया या कैसा लगा हमारा वीडियो, प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा होगा। थैंक यू वेरी मच।